वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाजरीन, हम वापस आए हैं एक बड़ा ही अहम टॉपिक लेकर, जिसको हम हमेशा आप लोगों के लिए लेकर आते हैं कि क्या अच्छा है हमारे लिए रमज़ान में, क्या बुरा है हमारे लिए रमज़ान में। माह सयाम यूँ तो बरकतों का महीना है ही, लेकिन इस माह में अगर खाने पीने में एहतियात ना बरती जाए तो ना सिर्फ बीमारियाँ जन्म लेती हैं बल्कि रोज़े रखना भी मुहाल हो जाता है। हाँ जी, और माहिरीन सेहत का यही कहना है कि इफ्तार और सहर की मनसूबाबंदी मामूलाती ज़िंदगी पर अच्छा असर डाल सकती है। अब हम आखिरी अशरे में हैं, रमज़ानुल मुबारक जो है वो मतलब अब आखिरी रोज़े चल रहे हैं, फिर भी अभी हम जो है कोई मुतवाज़न ग़िज़ा की तरफ नहीं आ सके हैं। हम कोई ऐसी ग़िज़ा फ़ाइनल नहीं कर पा रहे हैं। लोग यही कह रहे हैं कि जी कि अब तो तेज़ाबियत के कुछ मसाइल आ रहे हैं लोगों को, अब वो शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं। मुरगन ग़िज़ाएं खाएंगे तो हमजा यही होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और अब हमें क्या करना है, चलें चंद रोज़े रह गए हैं लेकिन फिर भी हम जो बेहतरी ला सकते हैं हम कोशिश करेंगे कि उसी पर बात करें कि हम सब्जियां क्या अब ऐड कर लें, फल क्या ऐड कर लें, ताकि हम अपने आप को बेहतर जो है अपनी सेहत को बेहतर कर सकें। बिल्कुल ऐसा ही है। और अक्लमंदी भी यही है कि हम जो अच्छे फल हैं हमारी सेहत के लिए वो चुनें, जिन सब्जियों का इस्तेमाल हमारे जिस्म के लिए अच्छा है हम वो चुनें। रमज़ान मुबारक में हम देखते हैं कि रेशेदार ग़िज़ाएँ जैसे सब्जियां ज़्यादा हैं या वो इस्तेमाल करनी चाहिए हमें, माहिरीन भी यही कहते हैं। और माहिरीन की हमें वैसे हम जो सुनते हैं राय भी वही होती है कि प्रोटीन ग़िज़ाएँ बहुत लें, बीच में जिसमें गोश्त भी होता है, जिसमें अंडा भी है, फिर दही है, फिर दूध है, इसका इस्तेमाल जो है वो डॉक्टर्स की तरफ से भी कच्ची सब्जियाँ सैलेड इस्तेमाल करें तो फिर क्या ही बात है। ये सारी बातें अब हम आपको खुद नहीं बताएंगे। डॉक्टर सारा फारूकी हमारे साथ आज मौजूद हैं, उनसे इस पर बात करेंगे, उन सुनने की कोशिश करेंगे कि हम अब चलें चंद रोज़े रह गए हैं, बाकी इसके अंदर क्या बेहतरी ला सकते हैं अपनी डाइट के अंदर। हमने अभी तक बहुत गलतियाँ की हैं। डॉक्टर सारा के साथ लोग आके क्या शिकायत कर रहे हैं। सारा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये बताइए, अब कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं कि हम अभी तक अपना जो डाइट प्लान है वो ठीक नहीं कर सके। रूटीन अभी तक जो है किसी की भी सेट नहीं हो सकी है। रीज़न यही है कि हम लोगों का जो है खाना पीना ही सेट नहीं हो रहा। हम लोग वही रूटीन के साथ चल रहे हैं। सहरी और अफ्तारियों में हम लोग फ्राइड चीज़ें खा रहे हैं और मिर्चों से भरपूर या बहुत ज़्यादा नमक का हम इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो कोशिश ये करें कि भाई आप जो है अभी फ़िलहाल जैसे कि आखिरी रोज़े चल रहे हैं, आप अपनी सेहत पे थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो आगे जाके आपको उनका फ़ायदा भी हो। अब कई लोग जैसे रमज़ान में वेट गेन भी कर लेते हैं और इनके हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, तेज़ाबियत हो रही है जैसे कि आपने मेंशन किया, और भी बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं। तो उससे बचने का तरीका यही है कि आप जो है फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, लेकिन आप उनको जो है इतना ज़्यादा उनमें सॉल्ट का जो है एडिशन ना करें, या फिर अलग से आप जो है इस तरह की चीज़ें ना बनाएं जो फ्राइड हों बहुत ज़्यादा, जैसे हम पकौड़ों समोसों का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ये इफ्तार में चीज़ें नहीं यूज़ करेंगे उसके बगैर भी गुजारा हो सकता है, उसके बगैर भी आप जो है अपनी इफ्तारी कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर सारा, ये भी बताइएगा जैसे कि मैं खुद सोचती हूँ कि अगर हम सुबह सहरी कर रहे हैं तो सहरी में हमें क्या क्या खाना चाहिए। हमें अंडा भी लेना है, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। हमें दही का इस्तेमाल करना है, वो भी बहुत ज़रूरी है। हमें दूध भी पीना चाहिए, ये भी हमें पता है बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम क्या तीनों चीज़ों को एक साथ सहरी में ले सकते हैं? इनका कॉम्बिनेशन सही रहेगा? बिल्कुल ले सकते हैं आप जो है मैं आपको खुद ही बता देती हूँ कि सहरी के अंदर आप जैसे ओटमील ले सकते हैं। ओटमील में आपके दही का भी इस्तेमाल है, उसमें आप फ्रूट्स भी ऐड करें, नट्स भी उसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं, और उसके साथ आप एक अंडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप वो स्क्रैम्बल्ड फॉर्म में इस्तेमाल करें या ऑमलेट की फॉर्म में करें, फ्राइड करें, आपको जैसे अच्छा लगता है आप उस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ आप जो है ब्रेड का या तो यूज़ कर लें या फिर आप रोटी का इस्तेमाल करें। अच्छा, इसमें मसला नहीं है, दही भी एक साथ ली जा सकती है, साथ ही दूध का इस्तेमाल हो सकता है, साथ ही अंडे का इस्तेमाल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। आप दूध का इस्तेमाल करें, आप लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर सारा, अब हम ईद की तरफ भी जा रहे हैं तो हमें ईद पर भी काफ़ी चीज़ों का ख्याल रखना होगा, ज़रा वो भी हमें थोड़ा सा गाइड कर दें। जी, ईद के ऊपर जो है ख़ास तौर पे लोगों का ध्यान इतना नहीं रहता, क्योंकि तब बस दिल करता है कि जो भी बना हुआ है सब कुछ आप खाते चले जाओ, पूरा खाने में मसरूफ़ होते हैं, दावतें हो रही हैं। बस कोशिश ये करें कि अपना जो है इतना ज़्यादा आप इंटेक ना करें। खाएं ज़रूर, हर चीज़ को एंजॉय करना चाहिए, इस चीज़ से मना नहीं है। अगर आप जो है बाहर भी फ्रेंड्स के साथ खा रहे हैं या फिर आप घर में दावत करें तो एटलीस्ट थोड़ा सा कंट्रोल करके खाएं, मॉडरेशन में खाएं। बार बार जिसे कहते हैं हम लोग जब प्लेट को अपनी रीफ़िल करते चले जाते हैं वो ओवर इंटेक हो जाता है, और अभी अभी आप जो है रमज़ान से आप गुजरे हो, आपकी वो रूटीन नहीं होती, तो आपके स्टमक के ऊपर भी वो जिसे कहते हैं कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो थोड़ा थोड़ा मॉडरेशन में खाएंगे तो आपकी वो आदत जो है आगे भी बिल्ड रहेगी और इस तरह आप जो है ओवर ईटिंग नहीं करेंगे। अच्छा डॉक्टर सारा, ये भी बताइएगा कि प्रोटीन डाइट में हमें क्या क्या लेना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें प्रोटीन दे सकती हैं?
प्रोटीन डाइट में आप जो सब्जियों से भी प्रोटीन्स आपको मिल सकता है, आपको ये इधर से जो चिकन मटन बीफ वगैरह एनिमल सोर्सेज हैं उधर से भी मिल सकता है। आप एग्स का इस्तेमाल करें, आप जो है मीट का इस्तेमाल करें, मटन का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, उसके अलावा चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी तरफ आप जो है रेड बीन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, उधर से आपको प्रोटीन्स मिलता है। चिक पीस से आपको मिलता है। उसके अलावा जो आप रोटी वगैरह खाते हैं उधर से भी आपको कुछ अमाउंट मिलती है प्रोटीन्स की। तो मिक्स एंड मैच करके जो है आप अपना प्रोटीन्स का इंटेक पूरा कर सकते हैं। हम विटामिन सी की भी बात करते हैं कि बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसा कि अभी हम कोरोना से भी नंबर आजमाए हैं, फिर हमें हमारा इम्यून सिस्टम जो है बहुत ही वीक हो जाता है। तो हमें इस हवाले से भी बताइएगा विटामिन सी कौन से हमें चीज़ें लेनी चाहिए जिनसे हमारी कमी पूरी हो जाएगी। अच्छा, विटामिन सी के लिए अब जैसे अगर आप सब्जियों की बात करें तो ब्रोकली में मौजूद है, जो सब्ज़ पत्तों वाली जो आपकी सब्जियां हैं उनके अंदर आपको विटामिन सी मिल जाता है। फिर पालक है, टमाटर है, उसके अंदर से आपको मिल जाता है। और इसके अलावा आप अमरूद का, कीवी का, स्ट्रॉबेरीज जिस तरह से आजकल आई हुई हैं तो आप उनका जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करें कि सिर्फ किसी एक न्यूट्रिएंट के ऊपर फोकस ना रहें। जैसे अभी हमें कोविड का पता है तो हम लोग समझते हैं कि सिर्फ विटामिन सी लेने से हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। ऐसा हर केस नहीं है। आपको अपनी डाइट बेहतर करने की ज़रूरत है, उसके साथ आप सप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, तब आपका जाकर इम्यून सिस्टम जो है ओवर टाइम स्ट्रांग होता है। किसी एक न्यूट्रिएंट की वजह से कभी भी आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं हो सकता। उसमें विटामिन ए भी है, विटामिन डी भी है, विटामिन ई है, विटामिन सी है, उसके अलावा भी B6, B12 विटामिन भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये सारे आपस में मिल के काम करते हैं, सारे आपकी बॉडी के सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। किसी एक न्यूट्रिएंट की वजह से आपकी बॉडी जो है स्ट्रांग नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है सारा, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान का आप हिस्सा बनी और हमें बता रही थी कि अभी भी हम कैसे अपनी डाइट को रमज़ान मुबारक के अंदर बेहतर कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, दूसरा टेस्ट मैच शुरू होने वाला है कल। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दोनों आपस में मद्दे मुकाबिल होंगे, दोनों कल ये मैच खेल रहे होंगे। और मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जैसे पिछला मैच शुरू हो रहा था दोपहर 12:30 बजे ही हरारे स्पोर्ट्स क्लब में ही होगा। जी हाँ, और कौमी टीम के विनिंग स्क्वाड में कोई बड़ी तब्दीलियों का इम्कान हमें नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान ने सीरीज़ के पहले T20 सेट में जिम्बाब्वे को एक इनिंग्स और 116 रन से शिकस्त दी थी। मेज़बान टीम पहली इनिंग्स में 176 रन पर ढेर हो गई। हाँ जी, जो गुज़श्ता टेस्ट मैच था उसका जिक्र हम कर रहे हैं। और कौमी टीम ने पहली इनिंग्स में 426 रन बनाए थे और ये पहली इनिंग्स ही सिर्फ पाकिस्तान ने खेली थी और पाकिस्तान ने जो है एक इनिंग से ये मैच जीत लिया था। फवाद आलम ने बेहतरीन इनिंग्स खेली थी। और हम अब बात करेंगे क्या कुछ तब्दीलियां होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। कोई इतनी बड़ी टीम नहीं है। हमारे साथ नसीम राजपूत साहब मौजूद है। नसीम राजपूत साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पाकिस्तान ने पहले टेस्ट में तो बेहतरीन जो है खेल पेश किया और जिम्बाब्वे को इतना सख्त हरीफ भी नहीं है, क्या कुछ तब्दीलियां होनी नहीं चाहिए? गुड मॉर्निंग हमजा और इशाल सुलेमान, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आपका सवाल बिल्कुल ठीक है कि नए खिलाड़ियों को अब चांस नहीं देंगे तो फिर हम कब चांस देंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दिखाई देती है, इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई देती है कि हमारा बहुत सारा ऐसा टैलेंट माजी में भी हम देखते रहे, वो टीम के साथ ट्रैवल करता रहा और उसके बाद बाहर हो गया। काशिफ भट्टी की एग्जांपल हमारे पास है। अभी सुहेल खान टीम के साथ ट्रैवल कर रहे थे, साइड मैचेस में वो 5 आउट कर रहे थे लेकिन उनको मौका नहीं मिला। लेकिन ये जो टैलेंट आपके साथ है, जैसे अगर मैं बात कर लेता हूँ धानी की, धानी इस वक्त जबरदस्त किस्म के प्रोस्पेक्ट दिखाई दे रहे हैं, लाड़काना से उनका ताल्लुक है। इसी तरह जाहिद महमूद, दादू इंटीरियर सिंध से उनका ताल्लुक है, वो भी जो है वो एक कर दिखाई दे रहे हैं। साजिद खान को आपने पहले टेस्ट मैच में ट्राई किया था, पेशावर से जिनका ताल्लुक है और लास्ट कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी के वो लीडिंग विकेट टेकर थे, लेकिन वो कोई भी आउट नहीं कर सके, उनको ज्यादा बॉलिंग का मौका नहीं मिला। देखिए, अगर किसी को एक मैच के ऊपर तो आप ट्राई नहीं कर सकते हैं, साजिद खान को अगर आप रिप्लेस करते हैं तो मेरी जाती राय में तो ये कोई ज्यादा बेहतर फैसला नहीं होगा। लेकिन आप चांस तो लेंगे ना कहीं आप चेक तो करेंगे। अगर नोमान ने जिस तरीके से 2 या 3 आउट किए थे, क्या नोमान की जगह पे हम ट्राई कर सकते हैं? ठीक है, साजिद को मौका देते हैं, साजिद ने पहले ही टेस्ट मैच खेला था। असल में ये कमजोर अपोनेंट है, ये वीक अपोनेंट है जिसके खिलाफ हम ट्राई कर सकते हैं। हमारे पास तमाम चांसेस मौजूद हैं और हमें करने चाहिए। अगर जाहिद महमूद कैसी बॉलिंग करते हैं, देखिए हम हर वक्त क्या यासिर शाह पे ही रिलाय करते रहेंगे? यासिर शाह अनफिट हो गए तो पता चला हमारे पास लेग ब्रेक बॉलर अब उस्मान कादिर रह जाते हैं या फिर जाहिद महमूद रह जाते हैं। उस्मान कादिर को सिलेक्शन कमेटी ने कुछ समझते हुए ही टेस्ट क्रिकेट में शामिल नहीं किया, वरना ओडीआई में भी वो शामिल थे, T20 में भी वो शामिल थे, साउथ अफ्रीका के टूर पे भी थे, जिम्बाब्वे में भी वो यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन टेस्ट का हिस्सा नहीं थे। अगर जाहिद महमूद को टेस्ट टीम का हिस्सा बनाया तो फिर ट्राई करके तो देखें।
वरना फिर कल यासिर शाह फिट हो जाएंगे तो हम नहीं चेक कर पाएंगे कि जाहिद महमूद में कितना पोटेंशियल था या कितना नहीं था। एक और चीज मैं यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगा कि ताबिश खान, ताबिश खान नियर अबाउट 700 विकेट्स फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हासिल कर चुके हैं और अपोनेंट आपका इतना ज्यादा तगड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में ताबिश खान के पास भी ये मेक और ब्रेक का मौका है, यानी कि अभी नहीं तो कभी नहीं। जाहिर है अब वो जिस उम्र के हिस्से में आ चुके हैं, जितना वो परफॉर्म कर चुके हैं, मीडिया ने बहुत कह के उनको शामिल कराया, लेकिन अगर वो ये टेस्ट मैच नहीं खेले तो फिर ये मैं पूरे वसूख से और यकीन से कह सकता हूँ, मेरा तजुर्बा है कि उन्हें आइंदा चांस नहीं मिलेगा। तो ये अब टूर सिलेक्शन कमेटी पे डिपेंड करता है कि वो किन के साथ जाते हैं। वैसे हमारी टूर सिलेक्शन कमेटी मिसबाह-उल-हक साहब बहुत ज्यादा बहादुर नहीं है यार, और उन्होंने जिस तरह क्रिकेट खेली है वो उसी तरीके से टीम को भी चला रहे हैं। पता चलता है 165 हमारे टारगेट होता है जिम्बाब्वे के खिलाफ फाइनल। फवाद पहले टेस्ट में शानदार सेंचुरी बनाकर एक बार फिर साबित किया कि उनके क्रिकेट करियर के कीमती वक्त को ज़ाया कर दिया गया है, वो भी बड़ी बेदर्दी से। आप क्या समझते हैं कि जिम्मेदारान को कब कटहरे में लाया जाएगा ताकि किसी और खिलाड़ी का मुस्तकबिल करियर जो है वो दाव पर ना लगे? देखिए 10 साल 259 दिन फवाद आलम जो है वो कैरियर से बाहर है। वो फिल्म का डायलॉग है ना कि मेरे जज साहब मुझे 20 साल वापस करो, तो तकरीबन यही सूरत हाल फवाद आलम के साथ भी रही। फवाद आलम ने 66 इयर्स पुराना रिकॉर्ड जो है वो बराबर किया। वो रिकॉर्ड था कि एडम एल्ड्रिज इंग्लैंड के प्लेयर हैं कि जिन्होंने 4 मुसलसल सेंचुरियां स्कोर की और उससे पहले उन्होंने कोई निफ सेंचुरी स्कोर नहीं की थी। ये फवाद ने करके दिखाया। जब फवाद का डेब्यू हुआ था प्रेमदासा स्टेडियम श्रीलंका में, वो मैच में कवर करने के लिए वहां पे मौजूद था। यूनुस खान की क़यादत में फवाद आलम ने 163 रन अपने डेब्यू पर स्कोर किए थे। तो उस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो फवाद आलम के साथ ज्यादती तो हुई, नाइंसाफी तो हुई, क्योंकि वो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी मुसलसल परफॉर्म करते आ रहे थे, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा था। उसके पीछे और भी क्या अवामिल थे, क्या मकासद थे, समझ में नहीं है, लेकिन किसी और के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। हमजा इशाल इस दौरान में जब फवाद आलम 10 साल और 259 दिन नहीं खेले, इस दौरान में पाकिस्तान के 40 खिलाड़ियों ने टेस्ट डेब्यू किया और वो क्रिकेटर के जो अब पाकिस्तान को बचाने का सबब बन रहा है उसको मौका नहीं दिया। बिल्कुल बड़ी तो अफसोस की बात है ये। सर ये भी बताइएगा कि आजम को हमने देखा पहले मैच में 0 पर आउट होकर बहुत बेहतरीन कप्तानी की गई जिम्बाब्वे कैप्टन की जानिब से, और फिर अब हमने देखा कि वो 3 दर्जे तनज़ुली के बाद रैंकिंग में भी नवी पोजीशन पर आ गए हैं। बाबर से हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। क्या आपको लगता है दूसरे टेस्ट में कुछ रैंकिंग बेहतर करेंगे अपनी? देखिए बनानी चाहिए। ये बाबर आजम जिस तरीके के प्लेयर हैं, अब तक तो वो तीनों फॉर्मेट में जबरदस्त परफॉर्म करते आ रहे हैं। आप T20 में देख लें, आप ODI में देख लें, टेस्ट क्रिकेट में एकदम से इतना बड़ा गैप आ गया सिर्फ क्योंकि उन्हें बैटिंग ही एक करने को मिली थी। अगर शायद उनको दूसरी इनिंग खेलने को मिल जाती तो उसके अंदर वो 100-125 रन स्कोर कर देते। अब जिम्बाब्वे की इतनी कमजोर टीम है कि वो दोनों मरतबा जो है वो बिल्कुल ही आसानी से आउट हो गई पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने। उसमें हसन अली का बहुत बड़ा रोल था, लेकिन बाबर को एक ही गेम खेलने का मौका मिला और वो जरा थोड़ी सी कैजुअल खेल गए थे। शायद उनकी फॉर्म बहुत अच्छी लगी हुई है, थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट थे और वो विकेट दे बैठे। वरना इस विकेट के ऊपर जहां पे फवाद आलम ने सेंचुरी स्कोर की थी, बाबर आजम भी इतने ही रन स्कोर करते जो उनकी फॉर्म इस वक्त चल रही है। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर सकते और इतना बड़ा झटका, यानी 3 नंबर से आप 9 नंबर पे आ गए हो, तो शुक्र है कि टॉप 10 में भी बाबर आजम मौजूद है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल टाइम बहुत कम है, ये भी बता दीजिएगा कि टीम में वापसी के बाद हसन अली की बैटिंग और खासतौर पर बाउलिंग में बहुत निखार आया है। अगर वो इसी तरह मेहनत करते रहे तो क्या आप समझते हैं कि वसीम और वकार यूनुस की याद को ताज़ा कर देंगे? देखिए बहुत अरसे से एक चीज महसूस कर रहे होंगे, पाकिस्तानी बॉलर्स में से एग्रेशन खत्म हो गया। वो जो एक एग्रेशन हुआ करता था, शुएब अख्तर जाते थे, जाके आंखों में आंखें डाल के देखते थे, वसीम अकरम जाते थे, आंखों में आंखें डाल के देखते थे। यार हमने आमिर को देखें, आप आसिफ भी इसी तरीके से जाके लोगों के साथ खेला करते थे। वो खासा तकरीबन खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा था। वकार यूनुस अपने दौर में करते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वकार यूनुस जब से कोच बने, वो स्पार्क जो बॉलर में हुआ करता था, वो आंखों में आंखें डाल के देखने का, वो स्पार्क जो है वो काफी हद तक खत्म हुआ। इसका बहुत ही ज्यादा जो है ना वो अफसोस है। लेकिन हसन अली एक ऐसे बॉलर दिखाई दे रहे हैं, हसन अली एक ऐसे प्रोस्पेक्ट दिखाई दे रहे हैं, वो वाकई में वो जो एक तगड़ापन होता है, जैसे हम कहते हैं बॉडी लैंग्वेज एक तगड़ी दिखाई दे रही है, वो हसन अली की दिखाई देती है ग्राउंड के अंदर। जिस तरीके से वो आंखों में आंखें डाल के देखना, चैलेंज करना बैट्समैन को,
ये चीजें बहुत कम थी। शहनशाह अफरीदी भी ये करने की कोशिश करते हैं लेकिन शायद उन पे इतना सूट नहीं करता। हालांकि शहनशाह अफरीदी जबरदस्त बॉलर हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही हसन ने एक बहुत चीज अच्छा सूट कमबैक करती किया है। है। राजपूत साहब बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान अच्छा मैच खेलेगा कल जब आगाज होगा। अभी हम दोनों को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।